हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे और वो है शेयर बाजार में नुकसान क्यों होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग आपने देखा है शेयर बाजार में घाटा करते हैं और पिछले दौरान बहुत हाहाकार मचा रहा, हाहाकार जिसे कहते हैं ना, तो उस वजह से लोगों को नुकसान हुआ। बहुत लोग जो है परेशान है कहीं ना कहीं, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। तो मैं आज आपको कारण बताऊंगा, अगर आप उन कारणों पे ध्यान दें तो हो सकता है आपको भविष्य में लॉस ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा। सबसे पहला कारण जो मैंने देखा है लॉस का, वो है लैक ऑफ नॉलेज। भाई ज़्यादातर लोग मैंने देखा है किसी भी काम को करते हैं उनको जानकारी नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे ढेरों मैसेजेस ऐसे आते हैं जो लिखते हैं, सर हम ना कई साल से ऑप्शन का काम कर रहे हैं पर हमें ठीक से पता नहीं ऑप्शन क्या होता है। ऐसे कई लोग मुझे मिले जो कई समय से ऑप्शन का काम कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हम ऑप्शन बेच भी सकते हैं, वो सदा ऑप्शन खरीदते हैं। ऐसे भी कई सारे लोग मिले जब मैं अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके साथ शेयर करता हूं तो कहते हैं, सर ये तो हमें पता ही नहीं, हम कितने सालों से ऑप्शन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस जगह पर जिनको नॉलेज ही नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए कई तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप ध्यान से सोचें, मुझे बिटकॉइंस का भी पता है, मुझे फॉरेक्स का भी पता है, मुझे बाइनरी ट्रेडिंग का भी पता है, मुझे लगभग सभी तरह के जो बिजनेस हैं, कार्य किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के, सब चीज़ों का पता है। उसका कारण क्या है? मैं करूँ ना करूँ, नॉलेज मुझे सबकी है, नॉलेज मुझे सबकी है। देखिए, नॉलेज होना और काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब देखिए, बात समझिए क्यों। अगर मुझे हर चीज़ की नॉलेज होगी तभी तो मैं तय कर पाऊंगा ना कि ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। आपने पीछे देखा, मैंने कई तरह की नई ऐप्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने कई तरह की चीज़ों की वीडियोस भी बनाए और जो लोग नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं उन्होंने उसको दोनों हाथों से, खुले दिल से बड़ा पसंद किया। पर कुछ लोगों ने उसको नापसंद भी किया। ठीक है, अपना अपना विचार है। जबकि उन वीडियोस में साफ कह रहा था, भाई देखो ये चीज़ें खतरनाक हैं, ये चीज़ें इसमें ये शॉर्टकमिंग है, इसकी ये दिक्कत है, ताकि आपको पता हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कार्य कैसे करोगे? अनजान आदमी ही गलत चीज़ों की तरफ प्रेरित हो जाता है। और किसी भी चीज़ का जब मैं आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, उसका पर्पज़ ये होता है कि मैं उसकी कमियां भी आपके सामने उजागर कर दूं, ताकि आप उसमें, अगर आपको वो सूट नहीं करती तो आप उसमें ना करें। आपको जान के हैरानी होगी, मैं जब क्रूज़ पे जाता हूँ और बाहर गया, लास वेगस गया और क्रूज़ पे गया, तो वहाँ मैं कैसीनोज में भी गया, वहाँ पे हमने कैसीनो में भी खेला। उसका भी हिसाब होता है। मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कैसीनो में भी पढ़ाई लग जाती है, प्रोबेबिलिटी लग जाती है। मुझे पता है इसमें नुकसान होगा, तो मैंने केवल उतना ही उसमें इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट काम किया और हम लोगों ने एंजॉय किया और हमको एक जरा दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमें पहले से ही पता था ये वाले पैसे हमारे नुकसान हो जाएंगे। वी आर एंजॉइंग इट। इट इज़ लाइक वॉचिंग अ मूवी। जैसे मूवी देख के आते हैं, पैसा खर्चते आ जाते हैं, ऐसे कैसीनो में गए, हमने कुछ गेम्स खेले, कुछ के बेट्स लगाई और पैसे खत्म हो गए। हम आ गए, हमें पता था, हमने खत्म, हमारा एक बजट था, उतना हमने पैसा फूका। वो कहते हैं ना, बर्न दी मनी एंड एंजॉय। हमने पैसे फूके और एंजॉय करके आ गए। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो, मुझे कैसीनो के बारे में समझ ना हो, तो मैं एक कहते हैं ना, इमेजिनेशन में रहूँगा, नहीं मैं जीत जाऊँगा, नहीं मैं जीत जाऊँगा, नहीं मैं जीत जाऊँगा, और उस चक्कर में मैं और पैसे लगाता रहूँगा और सारे पैसे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। ये जो नॉलेज होती है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो पहले उसके इन्स और आउट्स को समझिए। किसी चीज़ की नॉलेज में कोई बुराई नहीं है। अगर आप मुझे कोई चीज़ बताएंगे ना, कोई चीज़ खराब भी है, मुझे उसके बारे में बताएंगे, मैं ध्यान से, पेशेंस से सुनूंगा, उसकी नॉलेज एकत्रित करूंगा। क्योंकि नॉलेज एकत्रित करने का मतलब ये नहीं कि मैं उसमें काम करूंगा। मुझे पता होना चाहिए और हो सकता है उसमें मुझे कोई फीचर ऐसा मिल जाए जिसका मैं यूज़ कहीं और कर लूँ। आपको याद है MKJ फिक्स डबल, ये जो स्ट्रैटेजी है,
ये मैंने अपना जो हमारे स्कूल में फेट लगता था उसमें एक लकी 7 का गेम होता था, वो भी एक कैसीनो का ही पार्ट हो गया। इसी तरह कैसीनो में हम गए थे तो वहाँ लकी 7 का एक गेम होता था, ऑड इवन का गेम होता था, वो सब में प्रोबेबिलिटीज़ लगती है। तो मैंने बचपन में जब स्कूल में होता था वहाँ सीखा, उसके हिसाब से हम लोगों ने कई बार कैसीनो में जो है इनको खेला और नो लॉस नो प्रॉफिट में निकला। हमने गेम ही वो खेले जिसमें प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आप में से जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं उनको पता होगा एक वर्ड होती है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जिन जिन चीज़ों की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जीरो थी हमने वही खेले एक बार। मैंने कहा भाई जीतने और हारने के चांस तो बराबर होने चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी कोई भी आपको नॉलेजेबल चीज़ किसी से भी पता चलती है तो उस पर ध्यान दें, उसको सुने, इस उद्देश्य से सुने कि मुझे नॉलेज एक्वायर करनी है। पहला उद्देश्य होना चाहिए नॉलेज। अगर आप कॉल में काम कर रहे हैं तो आपको कॉल की सारी बातें पता होनी चाहिए। कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स में से जुड़ते हैं कोर्स के अंदर, वो आते ही सोचते हैं पहले दिन ही हम ट्रेड कर ले। मैं मना करता हूँ, नहीं, अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन आप वॉच करो, जब तक आपको समझ नहीं आता। आप इंटेलिजेंट हो सकता है, आप हफ्ते में ही सीख जाओ, क्योंकि बातें तो सारी मैं बता ही देता हूँ अपने सारे व्हाट्सएप के और यूट्यूब के स्टूडेंट मेंबर्स। मैं स्टूडेंट्स बोलता हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ ना बेसिकली, कोई मैं टिप तो देता नहीं। मेंबर्स बोलते हुए मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना क्लोजनेस स्टूडेंट्स बोलने के साथ होती है। मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ तो उसके साथ एक पूरा सिनॉप्सिस जाता है कि भाई हमने ये ट्रेड क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कहाँ पे हमारा ब्रेक इवन होगा, कितना % इसमें प्रॉफिट मिलेगा, कितने डेज की हमने इन्वेस्टमेंट करी है। कोई भी फ्यूचर ऑप्शन का, हमारा ऑप्शन का स्पेशली ट्रेड जाता है उसमें बताते हैं। तो अब क्या होता है कि नॉलेज तो होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ मुझे कब से ऑप्शन की नॉलेज, मैं काम ही नहीं करता था ऑप्शन में क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं नहीं करता था। मुझे पता था ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन जब मेरे साथ यूट्यूब के इतने सारे लोग जुड़े, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, सर आप ये सिखाओ ये सिखाओ सिखाओ। मैं कोई सिखा तो दूंगा पर बिना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तब मैंने फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको देने शुरू किए, उसके लिए मैंने ये ट्रेड करने शुरू किए। तो नॉलेज जो है ना बड़ी ज़रूरी है, और नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा भाई इसमें ये नुकसान हो सकता है, उसकी पकड़ के साथ चलेंगे। अब देखिए लोग कॉल पुट बेच देते हैं, वो सोचते हैं नहीं यार हमने बड़ी सस्ती पुट बेची है, लोअर प्राइस की पुट बेची है या हायर प्राइस की कॉल बेची है, इन द मनी नहीं होगी, और ब्लाइंड गेम खेलते हैं। और जब वो इन द मनी हो जाती है तो बिल्कुल भौचक के रह जाते हैं, फंस जाते हैं। ट्रेड आइटम टू आइटम, ट्रेड टू ट्रेड, सब चीज़, हर चीज़ को एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायर करिए। तो सबसे पहला कारण शेयर बाजार में नुकसान का क्या, नॉलेज नहीं होती है। दूसरा कारण क्या होता है कि शेयर बाजार में लोग ना पैसे कमाने के लालच में दूसरों की एडवाइस पे काम करते हैं। आपने देखा होगा मैं कई सारी चीज़ों की वीडियो लेके आता हूँ, सदा डिस्क्लेमर देता हूँ भाई ये खतरनाक चीज़ है, इसको पहले सीखिए समझिए, और आपको अगर सूट नहीं करता रिस्क एपेटाइट को करिए ही मत। अब उद्देश्य क्या होता है, आपको जरा भी मैं एंकरेज नहीं करता, आप मानेंगे इस बात को कमेंट में लिख के बताइए, कभी मैंने एंकरेज किया हो। मैं आपको सदा कहता हूँ उसके शॉर्ट कमिंग्स बताता हूँ। लेकिन लोगों को क्या है कि उनको ना इतना ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा होती है कि वो कहते हैं भाई कोई मुझे एडवाइस दे दे, कोई बता दे ये चीज़ अच्छी है मैं ले लूँगा। ऐसे थोड़ी होता है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना होता है। एडवाइस अगर आप लोगे ना, सदा ध्यान रखो, शेयर बाजार में जो लोग एडवाइस देते हैं, मैं एडवाइस क्यों नहीं देता, मैं कहता हूँ ट्रेड करके दिखाऊंगा, क्योंकि एडवाइस देने में बड़ा आसान होता है कहना ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो, और वो सामने वाले को नुकसान हो जाए, भाई ये चक्कर हो गया वो चक्कर हो गया, और 10 एडवाइस दे दोगे 3 में फ़ायदा हो जाएगा 7 में नुकसान हो जाएगा, आपकी सब खिचड़ी से पक जाएगा। एडवाइस देते वक्त आदमी बढ़ाता जाता है, एडवाइस बढ़ाता जाता है, लेकिन जब खुद ट्रेड करता है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है। तो मैं इसलिए आपको लाइव ट्रेड्स देता हूँ। कई लोग मेरे से कहते हैं कि कमेंट आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है, मैंने देखा है सर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो, सर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो। अरे भाई मैं हर हफ्ते ही तो शेयर करता हूँ अपने प्लैटिनम मेंबर्स के साथ, क्यों मैडम नहीं करते? पोजीशन बताता हूँ, और मंथली जो मेरा प्रॉफिट लॉस होता है वो स्टेटमेंट भी शेयर करता हूँ। कहीं नुकसान हो जाता है बता दे तो भाई ये दिख रहा है आपको नुकसान, और ये हुआ भी है, और कहीं दिख रहा हो तो मैं कहता नहीं ये दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है मैं फिजिकल सेटलमेंट कर देता हूँ। तो ऑप्शन में तो वो प्रॉफिट दिखा देगा, फिजिकल सेटलमेंट में वो ये प्रॉफिट या लॉस दिखा देगा, फिजिकल सेटलमेंट प्रॉफिट दिखा देगा, तो वो मैं जिक्र कर देता हूँ। मैं तो मंथली रिपोर्ट आज की थोड़ी कई महीनों से दे रहा हूँ, जब से मैंने मेंबरशिप प्लान शुरू किए अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई तुम देखो मैंने क्या कमाया, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलेगा भाई कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना मार्जिन लगता है, कितनी बातें। तो ये जो चीज़ है कि टिप पे काम मत करो, आप कहो भाई आप हमें डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, हम तो खुद करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। तो दूसरी वजह जो होती है नुकसान की वो होता है टिप। और तीसरी वजह होती है पैनिक। उफ
कई लोग काम ही नहीं कर सकते, कई लोग शेयर बाजार के लिए बने ही नहीं, उनको करने नहीं चाहिए शेयर बाजार। मेरा एक स्टूडेंट है व्हाट्सएप का, भाई साहब परेशान कर देता है। मैं उसको कहता हूँ भाई तुम मत करो ट्रेड, तुम्हें सिर्फ समझना है, देखो मैं आपको ट्रेड नहीं, आप बताओ मैं करूँ ना करूँ, मैं क्यों बताऊँ भाई, मैं नहीं बताता किसी को ट्रेड करो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके प्लस माइनस बता रहा हूँ। मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स किया, उनको स्टडी करो, उनके बेसिस पे उन 10 में से कोई और शेयर खुद ढूंढ के लगाओ। अब वो इस तरह का व्यक्ति है, कोई चीज़ मान लो उसने कोई कॉल बेच दी या कोई पुट बेच दी, उसने पुट ही बेच दी, कोई पुट बेची है तो हमें पता होना चाहिए हमारे पैसे हम डिलीवरी उठा लेंगे। पुट में थोड़ा सा नुकसान नहीं हो, घबरा जाता है, काम जाता है, फटाफट स्क्वायर काउंट कर देता है, फिर प्रॉफिट हो जाता है, फिर सब करके बैठ जाता है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे को तो बचा नहीं। लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अरे कोई भी चीज़ खरीदोगे तो एक बार तो रेट गिर सकता है ना, ये थोड़ी है कि हमने कोई चीज़ खरीदी उसके बाद उसके नीचे रेट ही नहीं जाएगा, उसके ऊपर रेट नहीं जाएगा, वही फिक्स हो जाएगा, हमें सदा ही प्रॉफिट होगा, ऐसा थोड़ी है। तो जब तक आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार नहीं होंगे, नुकसान और फायदे दोनों आपको पता होना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका ये नुकसान है, ये फायदा, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए। यानी पैनिक में मत आइए। अगर आपकी टेंडेंसी पैनिक में आने के लिए, तो शेयर बाजार आपके लिए सही जगह नहीं है। आप शेयर बाजार को छोड़कर कोई और काम करिए, कोई और काम करिए। शेयर बाजार में अगर आप ये सोचेंगे कि मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट कमा लूं, ऐसा नहीं है। आपको मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अपना निकालना चाहिए। जैसे कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देती हैं, तो कोई क्वार्टर खराब हो जाता है तो इसका थोड़ी कंपनी बेकार हो गई, अगले क्वार्टर में अच्छा हो जाता है। वो अपने क्वार्टर को क्वार्टर से कंपेयर करती है, आपको अपना मंथली रिपोर्ट निकालना चाहिए। जैसा कि मैं अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करता हूँ, भाई इस मंथ ये हुआ, इस मंथ ये हुआ, इस मंथ ये हुआ। अब हो सकता है किसी मंथ में नुकसान हो जाए, अगले मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो कंपनसेट हो गया। तो जब तक आप अपनी मंथली रिपोर्टें नहीं निकालोगे, उनको नहीं समझोगे और एक्सेप्ट करके चलोगे, भी कहीं लॉस हो सकता है, कहीं प्रॉफिट हो सकता है, ओवरऑल प्रॉफिट है तो आई एम अ विनर। तो इसलिए आप पैनिक में नहीं आए। जो पैनिक में आता है उसके लिए शेयर बाजार सही जगह नहीं है। चौथा कारण है लैक ऑफ एबिलिटी। हर आदमी कहता है कि एक आदमी को मिला, एक सदस्य कहता है कि सर मैं ₹1,00,000 लगाना चाहता हूँ महीने का, आप मुझे बताइए कैसे इससे मैं हर महीने 50,000 रुपये कमा लूँ, बताइए आप। सर मैं जादू करूँ कोई? अगर 1 लाख में 50,000 रुपये कमाया जाता, सोचिए आप, तो हम तो 1 साल के अंदर टाटा बिरला से आगे निकल जाते साहब। धंधा कर रहे हो, कोई डकैती डाल रहे हो? कैसा लगा डायलॉग? धंधा कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो? 1 लाख में 50,000 महीने कमा लोगे? अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। शेयर बाजार का काम कैपिटल इंटेंसिव काम है। जब शेयर बाजार में आप काम करते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए रीजनेबल रिटर्न प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क। कैसा लगा डायलॉग? यानी बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं, 6-7% ब्याज मिल जाता है, पर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, तो 6-7% से थोड़ी फायदा होगा। 7% आप देखिए किस तरह के ट्रेड करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर कर आप पता लगाइए कि भाई मुझे इतनी रिटर्न चाहिए। जब भी मैं कोई ऑप्शन कॉल बेचता हूं तो उसमें हम लोग बताते हैं इसमें इतना मार्जिन में पैसा इन्वेस्ट होगा। पहले बच्चे पूछा करते थे, अब तो हर पोस्ट में डाल रहे हैं ना। कल हमने 5 ट्रेड किए थे, बाकायदा मैंने और मैडम ने डिसाइड करके सारे ट्रेडों में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या इस ट्रेड में कहाँ इन द मनी होगा, कहाँ आउट ऑफ मनी होगा, पूरा सिनॉप्सिस बना के दिया था। और इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी रिटर्न है। तो आप जो है अगर बैंक में पैसा रखते हैं, लगभग ½ महीना कमाते हैं, तो शेयर बाजार में आप 3%, 3.5%, 4% तक की रिटर्न पर मंथ एक्सपेक्ट करिए, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचें कि मैं हर महीने 50% कमा लूँगा, ये संभव नहीं है। फिर आप उसके लिए उल्टे सीधे काम करेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। यानी आप उतनी रिटर्न एक्सपेक्ट करिए जितनी कैपिटल लगा रहे हैं। यानी अर्थात अगर आपने फ्यूचर का काम, ऑप्शन ट्रेड का काम किया और आपने कहा भी मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, 10 लाख का 3% होता है 30,000, 4% होता है 40,000, 5% होता है 50,000। यानी 10 लाख रुपए लगा के अगर आप महीने के 30,000 के आसपास निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 30 से ऊपर निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। उससे और ज़्यादा निकाल रहे हैं, भैया कमाल है। रिस्क ज़्यादा ना लें। ऑप्शन ट्रेड तो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक प्लान है भाई। अगर लोअर रेट की पुट बेचोगे, लोअर स्ट्राइक रेट की पुट बेचोगे, आपका मार्जिन कम होगा, रिस्क कम होगा। हायर स्ट्राइक प्राइस की पुट बेचोगे, आपका मार्जिन ज़्यादा होगा और आपका मार्जिन भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट और मार्जिन बोल गया मैं, प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन आपका रिस्क भी हाई होगा। फिर उसमें आपके पास पैसे होने चाहिए डिलीवरी उठाने के लिए।
रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। जितनी कैपिटल लगा रहे हो उसके अनुसार प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। मैं अपनी कैपिटल के ऊपर अगर 3% 4% कमा लेता हूँ, मैं बड़ा हैप्पी होता हूँ। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, हैप्पी हो गया, मैं हैप्पी हो गया, ऐसे बनती था। और फिर मैं नए नए तरीके निकाल रहा हूँ जिससे वो रिटर्न बढ़ा सकता। ऐसा नहीं है मेरा दिल नहीं करता रिटर्न ज़्यादा करना, लेकिन हिसाब तो लगाना पड़ता है साहब, ध्यान तो लगाना पड़ता है। तो ये बातें अगर आप देखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती किसी में से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें, जैसे लकड़ी होती है, आप उसको ज़बरदस्ती उसको दबाते जाएंगे तो लकड़ी टूट जाती है। इसी तरह अगर आप सोचेंगे शेयर बाजार में मैं ज़बरदस्ती इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, तो आप उल्टे सीधे रिस्क लेंगे, उल्टे सीधे हथकंडे लगाएंगे और आपको घाटा हो जाएगा। पेशेंस बड़ी ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी बड़ी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो येस बैंक का इशू आया, आप ध्यान से सुनना। येस बैंक का जब इशू आया तब लोग जो है येस बैंक के इशू आने से पहले 20 रुपये, 22 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट से कहते थे 30 रुपये में येस बैंक ले लें, 30 रुपये येस बैंक ले लें। मैंने कहा देख लो। और जब इशू खुला और जब 12-13 रुपये का शेयर अलॉट हो रहा था इशू में, तो वो लेने से डर रहे हैं। यानी 30 रुपये में तो लेने को राजी थे, 10-12 रुपये लेने में, 12 रुपये में, 13 रुपये लेने पर डर रहे हैं। तब घबराहट होगी। तो ये जो बातें हैं ना कि यानी राइट मोमेंट पर डिसीजन नहीं होता, वो माहौल के हिसाब से चलते हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, HDFC लाइफ का इशू का बताता हूँ। देखो HDFC लाइफ की इशू से पहले 4 इशू आए थे। पहले मुझे याद, सीक्वेंस गलत हो सकता है, एक SBI लाइफ का आया था, एक ICICI लोम्बार्ड का आया था। पहले किसका आया था दोनों मुझे याद नहीं। दोनों ना डिस्काउंट पे लिस्ट हुए थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में थोड़े अच्छे प्रॉफिट पे ही हैं। और फिर 2 और आए थे सरकारी कंपनियों के। एक आया था, नाम भूल गया मैं, और नेशनल एश्योरेंस का आया था, एक ओरिएंटल का आया था। 2 आए थे, नहीं जनरल इंश्योरेंस का, GIC का, एक GIC का और NAICL का है, 2 आए थे। ये तो बहुत ही डिस्काउंट पे लिस्ट हुए थे। लोगों को लगा यार इंश्योरेंस का धंधा ही बेकार है, जिनके IPO आए। उसके बाद आया HDFC लाइफ का IPO, 290 रुपये का आया था, मुझे याद है। भाई साहब लोगों ने उसमें एप्लीकेशन ही नहीं लगाई, डर के मारे, अंडर सब्सक्राइब रह गया रिटेल कोटा। मैंने उसमें 2 एप्लीकेशन लगाई थी। उस वक्त मैं थोड़ा सा कम काम करता था, तो 1.5 लाख की 2 एप्लीकेशन लगा दी, और दोनों एप्लीकेशन में पूरे शेयर आ गए। और इतनी ज़बरदस्त 1,45,000 की लगाई थी, टू बी प्रिसाइज। 500 शेयर आए थे अप्रॉक्सीमेटली, मैंने 1.5 बोल दिया। मैंने 1,45,000 की अलॉटमेंट तो उसी वक्त बेच दी, उसमें मुझे 40,000 रुपये बच गए। और बाकी जो 500 शेयर थे अभी तक पड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल 2-2.5 लाख, तो पता ही होगा आपको, 290 की अलॉटमेंट थी, 640 का रेट चल रहा है, डबल से भी ज़्यादा पैसे हो गए। और अब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, बेचूंगा तो कोई टैक्स नहीं। उसके बाद मैंने सस्ते रेट में फिर खरीद लिए थे कुछ शेयर। तो होता क्या है, लोग जो है ना हवा में चलते हैं, जहां फायदा हो रहा था उसमें तो लगाया नहीं। और HDFC लाइफ में जब बड़ा फायदा हो गया, फिर जब HDFC AMC का इशू आया तो लोग पागल हो गए, उन्होंने इतना अप्लाई कर दिया, लोगों की अलॉटमेंट ही नहीं है। अभी रोजरी का इशू आया था, इतना अच्छा इशू था, मैंने बताया था। देखो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी भी चीज़ की बहुत तारीफ नहीं कर सकता। अगर मैं किसी चीज़ को बहुत अच्छा बोल दूंगा तो इतने लोग लगा देते हैं कि कल को वो नुकसान हो जाए तो दिक्कत। अभी देखो एक IPO और आ रहा है माइंड स्पेस का, मैंने अभी तक उसकी चर्चा नहीं करी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसकी बात करनी शुरू कर देनी है। क्यों? क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। मुझे व्यूज़ का इतना वो नहीं होता है, मुझे होता है यार जब मुझे ठीक लगेगा तब इसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं देख रहा हूँ, उसको जाँच रहा हूँ। मेरे अपने रसूख हैं, अपने सोर्स है जिनके द्वारा मैं उन डिस्कस करके एवेल्यूएट करके, जब तक खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ, और अगर मैं नॉर्मल हूँगा तो आपको नॉर्मल रिस्पॉन्स दूंगा, और मैं लास्ट मोमेंट तक सोचता हूँ फिर लगाता हूँ एप्लीकेशन। तो बहुत ज़रूरी क्या होता है कि आपको एक जो है ना प्लानिंग के साथ चलना होता है। तो आपको हर स्ट्रैटेजी को एवेल्यूएट करना है, हर चीज़ को देखना है। जब आपको लगे भाई मुझे इसमें सफलता मिल सकती है, इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, तो लगाए। अब बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। अब येस बैंक के इशू में मुझे कह रहे थे कि सर ये तो 8 रुपये पे लिस्ट हो जाएगा, ये 6 रुपये पे लिस्ट हो जाएगा, ये 4 रुपये का हो जाएगा, ये 3 रुपये का हो जाएगा। भाई हो जाएगा, फिर देख ही क्यों रहे इसको आप। पैनिक बहुत ज़्यादा, और शेयर बाजार में ऑपरेटर पैनिक का ही फायदा उठाता है, पैनिक का ही फायदा उठाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है इंडसइंड, देख लो आप, कितना पैनिक क्रिएट होता है उसमें। कभी एकदम बाहर जाता, कभी गिराया था, और लोग अपनी पोजीशनें ऐसे काटते हैं इसकी कोई हद नहीं।
पैनिक बहुत हो जाता है। तो जो लोग पैनिक ड्रिवन होते हैं, जिनको पैनिक जल्दी होता है, वो उनके लिए शेयर बाजार ठीक मार्केटिंग है। इसमें आपको रिस्क के हर एंगल को देखना और कोशिश करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। जैसे अब यस बैंक का आया हुआ है, अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे सर ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा, सर ये 14 रुपये हो जाएगा, सर ये 13 रुपये हो जाएगा। अब कोई मैं भगवान हूँ, मुझे क्या पता कितना हो जाएगा, ईमानदारी की बात बताओ। आप कहोगे सबसे आपने लगाया कि अरे ऐसे थोड़ी होता है। मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें बेइंतहा पैसे लगा सकता था, लोग लगा सकते थे, मैंने अपने हिसाब से अच्छे पैसे लगाए। और मेरी एक एप्लीकेशन खैर रिजेक्ट हो गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है। मैंने एक पोल भी कराया था, उसमें लोगों ने बताया कि बहुतों को ये प्रॉब्लम है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, भगवान जाने क्यों। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो सबको अलॉटमेंट आनी चाहिए, कोई बैंक की तरफ से एरर रहा या क्या रहा पता नहीं, मेरी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, कोई दिक्कत। बाकी मेरी एप्लीकेशन काफ़ी, मेरे पास अलॉटमेंट्स आ गई, मैं शांत बैठा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, क्या कि भैया अगर ये ऊपर खुला तो कुछ शेयर बेच दूंगा, नीचे खुला तो एक जो रिजेक्ट हो गई और जब नीचे गिर जाएगा तब ले लूंगा। मैं दोनों रास्तों के लिए तैयार बैठा हूं। तो तैयारी आपको हर तरफ की करके चलनी है। भाई चढ़ जाएगा तो ये करूंगा, गिर जाएगा तो ये करूंगा, प्लान करके चलो। तो इस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, मान लो आप, और एक चीज में ज्यादा मत अटको। जैसे मैं पुटों का बताता हूं, मैंने करीबन 27 पुट इस वक्त बेच रखी है। कोई एक कंपनी की थोड़ी बेच रखी है, मैंने रिलायंस की भी बेची हुई है, HDFC बैंक की बेची हुई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बेची हुई है, ITC की बेची हुई है। यू नेम द कंपनी एंड आई एम इनटू इट। एक्सिस बैंक की भी बेची हुई है, इंडसइंड बैंक की भी बेची हुई है, जी की भी बेची हुई है, लार्सन टुब्रो की भी बेची हुई है। ज्यादातर पुट्टों में काम करता हूँ, जब डिलीवरियां इकट्ठे हो जाएंगी फिर कॉलों में काम करूंगा। ONGC नहीं बेची है, NMDC बेची हुई है, IOC बेची हुई है, सरकारी कंपनियां बता रहा हूं, कोल इंडिया बेची हुई है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेची हुई है, नेस्ले बेची हुई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जुलाई अगस्त दोनों बेच रखी है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि सारी इन द मनी हो जाएंगी, क्योंकि ऑपरेटर भी बाजार में हिसाब से चलता है। अगर बाजार गिराता है तो कुछ सेक्टर्स को गिरा देता है, कुछ को चढ़ा देता है। तो मैं तैयार हूं, कुछ गिर जाएंगे तो उनकी डिलीवरी ले लूंगा, बाकी चढ़ जाएंगे, सारी थोड़ी इन द मनी हो जाएंगी। फिर जुलाई की भी बेची हुई, अगस्त की बेची हुई। अभी अगस्त शुरू नहीं हुआ पर पहले से अगस्त की बेच दी। क्यों? क्योंकि जुलाई के ऊपर ज़्यादा मेरे ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए। 27 में से मेरे ख्याल 10 मैंने अगस्त की बेच दी है, 17-18 मेरी जुलाई की चल रही है। जुलाई की मैं कई सारी कवर कर चुका हूँ, उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। कॉल मैंने बेची थी, आपको पता है मैंने वीडियो, इन्फोसिस की, वो इन द मनी चलेगी, पर मेरे पास शेयर थे, मेरे को उसकी भी चिंता नहीं है। अब मैंने इन्फोसिस की पुट बेच दी अगले महीने की। मैंने कहा इस महीने अगर शेयर बेच दूंगा उसकी लॉस कवर करने के लिए, तो फिर इन द मनी है वो खरीद लूंगा। अगर पुट मेरी इन द मनी तो वापस आ जाएंगे शेयर, नहीं आएंगे तो प्रीमियम प्रॉफिट हो जाएगा। तो हर चीज की ना जब तक तैयारी करके आप नहीं चलेंगे तो आपको शेयर बाजार में मजा ही नहीं आएगा। या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ, बस पैसे लगाए, जब बाजार गिरा भूल गए। अगर आपने डेली बेस पे काम करना है, आपने शेयर मार्केट को वॉच करना है, उसमें प्रॉफिट कमाना है, तो आपको ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक बारी बस वीडियो क्लोज करूंगा, बता देता हूँ। एक, लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज लो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और मेरा प्लेटफॉर्म इसमें यूनिक है, मैं आपको हर चीज़ की जानकारी देता हूँ, और जो रिस्की होता है बता देता हूँ, भैया इसमें सोच समझ के काम करना, ये रिस्की काम है, ताकि आपको पता हो। मेरा बेटा खुद बिटकॉइन में काम करना चाह रहा था, मैं पसंद नहीं करता, पर उसको करने का मन था। मैंने कहा चल कर ले, लिमिटेड वे में कराया, बीच में लॉस भी हो रहा था उसको, बाद में अल्टीमेटली रीजनेबल प्रॉफिट से निकल गया, उसकी इच्छा पूरी हुई, उसने बिटकॉइन में काम नहीं किया। तो पता हो तो होना में क्या है, अब पता है तो मैं बता सकता था उसको ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, पहले नॉलेज फिर काम। फिर जो आपने दूसरों के एडवाइस पे काम नहीं करना। कभी मत को मैंने उसके कहने से ये करा, मैंने उसके कहने से करा। जो आदमी ये कहता है मैंने उसके कहने से ये किया, मैंने उसके कहने से ये किया, वो कमजोर आदमी है, वीक आदमी का शेयर बाजार में कोई काम नहीं है। सुनो सबकी, करो मन की, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। तो किसी की एडवाइस पे काम मत करो। तीसरा, आप जो है क्विक रिजल्ट की कल्पना यहां मत करो, नोट छाप लोगे, ऐसा नहीं है। पैनिक में मत आओ। आप पैनिक में आओगे तो फिर आप पैनिक में हो तो शेयर बाजार आपके लिए सही नहीं। और कैपिटल जितनी लगा रहे हो उसके हिसाब से रीजनेबली गुड रिटर्न एक्सपेक्ट करो। रीजनेबल गुड रिटर्न क्या होती है? बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क।
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे ट्रेड हो जाओगे। मेरे को कितने सारे ऐसे मेरे को लोग मिलते हैं जो सदा पेनी स्टॉक में लगाते हैं, पेनी स्टॉक, सारे पैसे पेनी स्टॉक लगाए। कई बार मेरे से लोग कहते हैं सर मुझे नुकसान हो गया, मैंने 15, 16, 25, 26 ऐसे मैसेज आते हैं, मैंने सारे पैसे ना पेनी स्टॉक में लगा दिया, पेनी स्टॉक डूब गया, बताओ कोई तरीका बताओ, कोई उपाय बताओ। अब मैं कहाँ से यार कोई उपाय बता दूँ? उपाय तो क्या है उसका, बाद में तो कोई उपाय नहीं है, पहले तो उसका तरीका है कि आप इतने पैसे पेनी स्टॉक में लगाई क्यों रहो। पेनी स्टॉक के लिए मैंने कितना अच्छा फॉर्मूला बताया आपको, MKJ पान सिगरेट स्ट्रेटेजी। पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया, अब इसमें पैसा लगा दिया, लगाओ भूल जाओ, देखो ही मत उसकी तरफ, बढ़ जाए ठीक है, 4 में लगा दिए, 2 में फ़ायदा हो जाएगा, 2 में नुकसान हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा पैसे इसमें लगाई मत, बहुत मन कर रहा है। मैं वैसे अवॉइड करता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे साथ फॉलोअर्स जुड़े हैं, बार बार कहते हैं तो मैं एक आज में 5 सिगरेट स्ट्रेटेजी लगाया, तो मैं 5 सिगरेट स्ट्रेटेजी भी अच्छे शेयरों में लगाता हूँ। तो ये 2, 4, 5, 6 बातें जो मैंने बताई, आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको शेयर बाज़ार में अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे आप ग्रो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, आप समझे होंगे कि भाई सही तरीका क्या है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो मेरे यूट्यूब के प्लान्स हैं 4 मेंबरशिप प्लान, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे सफ़ायर और रूबी, उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छी किताबों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन कर लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला, जिसने नहीं किया उसकी लाइफ ढीला डाला ढीला डाला ढीला डाला। बच्चों को ये खाना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके लिए ये ले आता हूँ। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।